गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। और हम रेगुलर आईवीएफ, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, इक्सी, मेल इनफर्टिलिटी और गर्भस्थ शिशु के जेनेटिक एवं जेनेटिक रोगों के रोकथाम के लिए काफ़ी काम करते हैं। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है जिसमें हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नसबंदी खुलवाने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए? दिस इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि नसबंदी का जो ये बच्चेदानी की नलियाँ होती हैं और यहाँ से दोनों तरफ अंडाशय से अंडा निकल के ये नली में जाता है, या तो इस तरफ या इस तरफ, और यहाँ से पुरुष का बीज चल के दोनों मिलके यहाँ भ्रूण बनाते हैं। बच्चा बनने का शुरुआत नलियों में ही होता है, या तो इस तरफ या इस तरफ। फिर इन नलियों में हरकत होती है, उस हरकत से इस भ्रूण को भीतर बच्चेदानी में भेज दिया जाता है। यहाँ बढ़ता और पनपता तो एक नेचुरल प्रेगनेंसी होती है। अब नसबंदी में क्या करते हैं कि ये वाली जो नस है इसको काट देते हैं या फिर बंद कर देते हैं। जब बंद कर देंगे तो ये जो पैसेज है स्पर्म का और एग का मिलने का, ये बंद हो गया, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी, भ्रूण नहीं बनेगा। अब किसी कारण से यदि ये महिला फिर से बच्चा करना चाहती है अपने अंडे से नेचुरल वे में, तो उसको ये वाला चीज रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ से इसको फिर से काटें और इसको यहाँ और इसको यहाँ मिला के दोनों पास करके इसको जोड़ें। ये जो जोड़ है, इस जोड़ से एक पैसेज तैयार होगा, उस पैसेज से ये मूव कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब नसबंदी की जाती है, यदि ये सिजेरियन के समय की नसबंदी हो तो बहुत सारा ट्यूब कट जाता है। अब यदि ये नॉर्मली ये 10 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है, अब यदि ये जितनी छोटी होगी उतना नसबंदी का ऑपरेशन रिपेयर करने का फेल होगा। ये देखा गया है कि यदि 8 से 10 सेंटीमीटर यदि ट्यूब रहती है तो ये काम कर जाती है, पर यदि ये 6 सेंटीमीटर से कम हो तो ये काम नहीं करती। दूसरी बात, जितने लेट आप नसबंदी कराने के बाद उसका दोबारा ऑपरेशन कराएंगे उतना चांस कम हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम यहाँ पर इस चीज़ को काटते हैं तो इसमें जो मसल होती है, इसमें पेशियाँ होती हैं जो कि इसको गतिमान बनाए रखती हैं ट्यूब को। अब आपने इसको काट दिया तो ये जो मसल की कंटिन्यूटी है ये ब्रेक हो गई। अब आपने भले ही उसको जोड़ दिया तो यहाँ पर पैसेज तो बन गया, पर ये जो मसल की एक्टिविटी ये खत्म हो गई। तो ये यहाँ से आएगा कैसे? तो खाली ट्यूब के खोलने से काम नहीं होता, ट्यूब में फंक्शन भी होना चाहिए और ट्यूब में मूवमेंट होना चाहिए, इसको खाना देते बनना चाहिए। इसलिए नसबंदी बहुत सक्सेसफुल नहीं होता खोलना। इसलिए आजकल नसबंदी खोलने के बजाय भ्रूण बना लें और आईवीएफ से, मतलब हम यहाँ से अंडा बाहर निकाल लें, हस्बैंड का स्पर्म लेके दोनों भ्रूण यहाँ बनाए, जो काम इधर होता हम बाहर करें। जो 5 दिन में बच्चेदानी में बैठता है हम 5 दिन में उसको ब्लास्टोसिस्ट तक ले जाएं। जो बच्चेदानी में ट्यूब के थ्रू इधर आके बैठती है, हम एक पाइप के थ्रू इसको यहाँ से बिठा दें। इसको आईवीएफ एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। ये ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। What is the meaning of single intrauterine gestational distorted sac? Distorted sac. Distorted. The meaning of intra means inside. Uterus means uterus, that is bachchedani. Gestation means pregnancy. Pregnancy, whenever it happens, there are 2 things which are very important. One is placenta, which is making the placenta, and one is fetal pole. This fetal pole contains a yolk sac and amniotic sac, and in between there is a fetal pole. So this is extraembryonic coelom. This is the normal way of presentation of a normal pregnancy. Now, if there is a problem in seed or soil which makes this placenta or fetal pole abnormal, then what happens? This liquid inside, which makes it turgid and makes it round, it becomes like this. That means it is collapsing. When it is collapsing, then it is distorted. If it is distorted and there is no fetal pole, then it is going to abort. So we call it miscarriage. If it is still inside, then it is called missed miscarriage or missed abortion. सर,
पहली शादी से बच्चे हैं लेकिन अब दूसरी शादी हो रही है, बच्चे नहीं हैं, जबकि पत्नी की सारी रिपोर्ट ओके है। यदि आप फर्टाइल हैं, आपकी पहली पत्नी से आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, मतलब आपके स्पर्म ठीक हैं, तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि बच्चेदानी की नलियों को देखें अपनी नई पत्नी के, और यदि उस नली को एक्सरे करके यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कई बार ट्यूब खुले होने के बाद भी काम नहीं होता, तो अधिकतर फीमेल की तरफ का आप अंडे का क्वालिटी, AMH, यूट्रस का कैसा दिखता है और ट्यूब का कैसा पैटर्न है वो देखना बहुत जरूरी है। क्या FSH का लेवल ज़्यादा होने से भी पीरियड नहीं आता? बिल्कुल, FSH का लेवल, जो FSH जो सिस्टम है, एक ब्रेन है, एक हाइपोथैलेमस है, और ये मैनेजर है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, और ये फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री को चलाने वाला जो है मैनेजर, वो दूर बैठा है ब्रेन में, और जो ओवरी है ये पेट में है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसको काम करने के लिए कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा, उसको मैसेंजर बोलते हैं। ये मैसेंजर मोस्टली FSH और LH होते हैं, मोस्टली FSH को मान के चले, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आता है फिर ये काम करता है। यदि ये काम करके अंडे बनाता है तो FSH का लेवल बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना लेवल रहता है उसी में काम हो रहा है। अब सपोज ये फैक्ट्री काम नहीं करती, तो इसको लगता है मैनेजर को कि ये काम नहीं कर रही, मतलब और मैसेंजर भेजो। जब मैसेंजर भेजता है तो FSH हाई हो जाता है। जब FSH हाई हो जाता है तो हमको पता लगता है कि ये तो सही है, यहाँ प्रॉब्लम है, तो प्राइमरी ओवेरियन फेलियर में FSH का लेवल बढ़ जाता है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग 6.7 mm थी, फिर भी एम्ब्रियो नहीं बैठा। कितना लाइनिंग था? 6.7 मिलीमीटर। नहीं, ये तो बहुत सारे कारण होते हैं प्रेगनेंसी नहीं बैठने के। आपका 6.5 है, एम्ब्रियो की कंडीशन कैसी है, ब्लास्टोसिस्ट है भी तो जेनेटिकली ठीक है कि नहीं, ये चीज़ें तो सब IVF सेंटर में यहाँ पर ही हम मात खा जाते हैं नेचर से, कि सीड में प्रॉब्लम है कि सॉइल में प्रॉब्लम है। अब सीड का जांच करने के लिए हम NIPGT करते हैं, जो मैं PGT ना करके NIPGT ज़्यादा बोलता हूँ आजकल, और यदि सॉइल का देखना है तो फिर एरा टेस्ट करना चाहिए। यदि ये 2-3 बार होता है तो ये जांच करके फिर IVF करना चाहिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल के कंटेंट को, वीडियो कंटेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, हमको बहुत अच्छा लगेगा और एक बहुत हौसला मिलेगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।